नमस्कार, खबर हरियाणा में मैं रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए रुक करते हैं खबरों की तरफ। जंतर मंतर पर जमे बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी नप सकते हैं। जी हां, आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र के सांसद जाट आरक्षण के पक्ष में धरना दे रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला का मानना है कि यह पार्टी लाइन के खिलाफ है। सांसद आज जंतर मंतर में अपनी सरकार के खिलाफ धरना दे रहे हैं। देखिए, वो अपनी सरकार के खिलाफ धरना नहीं दे रहे। ये आरक्षण का मसला है और जब ये शुरुआत हुई थी इसकी, पिछली सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी इस बात का समर्थन किया था। तो पार्टी का केवल इतना है कि पार्टी उसके साथ खड़ी है। अब वो अपनी कैपेसिटी में अगर सांसद इस प्रकार की बात करते हैं तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की लाइन वो नहीं है। तो कहीं ना कहीं पार्टी की तरफ से अनुशासनहीनता नहीं माना जाएगा। देखिए, जो भी इस प्रकार की बात होगी पार्टी का इंटरनल मैटर है हमारा, क्योंकि वो सांसद है तो हमारा केंद्रीय हाईकमान इस बात से उनका संज्ञान लेगा जो भी लेना होगा। प्रदेश इकाई की तरफ से केंद्र किस प्रकार? देखिए, जो भी प्रदेश इकाई ने बात करनी थी केंद्रीय इकाई से हमने करी है। अब केंद्रीय इकाई का मसला है, हमारे सांसद हैं, माननीय सांसद हैं, उनसे जैसी भी वो बात करेंगे वो हमारे लिए मान्य होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, अनुशासन की पार्टी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मेरे ख्याल में अनिल विज ने ऐसा कुछ भी नहीं किया अभी तक जिसको अनुशासन की परिभाषा से हम बाहर रख करके देखें। और कैप्टन अजय यादव की जहाँ तक बात है, उन लोगों के संस्कार जिस प्रकार के हैं वो लोग उसी प्रकार की बातें वो लोग करते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो कभी कभार इस प्रकार की बातें करते ही रहते हैं। देखिए, उन्होंने बहुत धैर्य से इंतजार किया डॉक्टर हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने, अनिल विज जी ने, लेकिन बार बार जब इस प्रकार की बातें थी तो केवल एक संकेत मात्र अनिल विज ने किया था इस बात का। जाको राखे साइया मार सके न कोई, यह कहावत सही साबित हुई है। गुड़गांव के नरेंद्र यादव ने धरती के हिलने से जब हिमाचल कांप उठा था तब नरेंद्र ने अपनी जान पर खेलकर हिमालय की गोद में हिम्मत दिखाते हुए लोगों को बचाने में मदद की।
से 31 को रवाना हुआ काठमांडू के लिए और मेरा सिलेक्शन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए हुआ था। मैं एवरेस्ट और लोत्से एक साथ ट्रैवर्स में करने वाला था। मैं इंटरनेशनल टीम में था जिसमें टोटल 12 मेंबर्स थे और लोत्से के लिए मैं उसमें एक सिंगल था। हम लोगों ने 1 तारीख को ट्रैक शुरू किया और हम 9 तारीख को बेस कैंप पहुँच गए। 9 तारीख के बाद में रेगुलर सब कुछ ठीक चल रहा था। 21 दिन के बाद में 25 को अर्थक्वेक की वजह से एक भयंकर एवलांच आया। कुमारी जो एक एवरेस्ट की बेटी मानी जाती है उस पहाड़ी से दोपहर 11:50 पे। तो हमारी टीम ऊपर से ट्रेनिंग करके आई थी। रेस्ट करने के बाद में सब सुस्ताने के लिए टेंट में पहुँचे। उसके जस्ट 2 मिनट बाद में हलचल शुरू हो गई। मैं टेंट से बाहर निकला तो बाहर मेरी टीम की फ्रांस की लड़की खड़ी थी, साहिबा। हम दोनों आपस में डिस्कस कर रहे थे अगले दिन के मैटर के लिए, क्योंकि अगले दिन टीम मेरे को लीड करनी थी कैंप 1 के लिए। तो डिस्कस करते करते एकदम से पीछे से आवाज़ आई कि एवलांच आ रहा है। हम लोगों ने पीछे मुड़ के देखा तो एक बहुत भयंकर एवलांच आ रहा था, साथ में पत्थर, टेंट वेंट सब कुछ उड़ाते हुए ला रहा था। हमें पीछे मुड़ के ऐसे करने की भी टाइम नहीं मिला जो जब तक हमें फेंक दिया आगे। उन्होंने हमें पूरी तरह कवर कर दिया एवलांच ने, दोनों को। टेंट में से जस्ट एक हाथ आगे था लेकिन मैं जिप नहीं खोल पा रहा था। तो मैंने पैर से पैक्स तोड़ के हम दोनों ने एंट्री की अंदर। आफ्टर 5 मिनट्स बाद में सब कुछ शांत हो गया और मेरे पास वॉकी से मैसेज आया नीचे से इंडियन आर्मी का कि यदि आप लोग सेफ़ हो तो नीचे आ जाओ, नीचे वाला कैंप पूरा ख़त्म हो गया है। हमने नीचे जाके देखा कोरियन आर्मी और अमेरिकन आर्मी के टोटली सब टेंट ख़त्म थे। ऑन द स्पॉट 19 लोग मर चुके थे और हम रेस्क्यू करते करते हम 30 लोगों की गिनती कर चुके थे, लेकिन फिर भी 20 लोग लापता आ रहे थे। क्योंकि इस साल जो भी वर्ल्ड की सब आर्मी है इस साल आरोहण के लिए वहाँ पे आई थी और उनके साथ में जो डिस्कवरी चैनल है उनकी भी एक टीम आई हुई थी, क्योंकि वो एवरेस्ट के ऊपर रिसर्च करने आए थे। और जो गूगल का जो एक तो मालिक होता है, उसके बाद में एक उनका जो MD होता है वो भी वहाँ पे आया था। वो भी ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। वो अपना कैमरा लगा के जो ही फिल्माने लगा एवलांच, उसको ये नहीं पता था कि इतना भयंकर रूप ले लेगा। वो कैमरे के साथ में 1.5 किलोमीटर दूर फेंक दिया और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। थोड़ी देर बाद में हमने रेस्क्यू करते करते देखा कि 50 से 60 लोग घायल हो गए थे। जो मरे हैं वो भी बुरी तरह मरे थे और जो घायल थे वो भी इतनी बुरी तरह घायल थे। रात को मौसम इतना ख़राब हो गया कि 3 दिन तक वेदर बिल्कुल ख़राब था। जितने भी बंदे थे जो घायल थे वो भी धीरे धीरे सांसें अपनी तोड़ते जा रहे थे। अगले दिन तक तब तक रेस्क्यू हेल्प मिली, 5-6 बंदे और भी मर चुके थे अमेरिकन आर्मी के। उसके बाद में हमें HRA में गए और इंडियन आर्मी के साथ में हमें मिलके पूरी मेडिकल हेल्प की उन लोगों की। और उसके बाद में हमें 26 को ऑर्डर आया कि तुम लोग डाउन हो जाओ और जो भी तुम्हारा सामान है सब कुछ यहीं छोड़ दो और तुम नीचे डाउन हो जाओ। हमने 28 को नीचे डाउन होना शुरू किया। 5 दिन के ट्रैक में हमें रास्ते में देखा जितने भी गाँव थे पूरे ख़त्म हो चुके थे। लोग थे उनकी पूरी डेड बॉडी इधर उधर बिखरी हुई थी। लोग जो बच गए थे वो गांव छोड़ के भाग गए थे। और जो गांव थे, हमारा ट्रैक 160 किलोमीटर का था लेकिन हमें 350 किलोमीटर कवर करना पड़ा, क्योंकि जो ट्रैक रूट बनाया गया है वो टूट चुका है। और ऊपर से माउंटेन से ट्रेन से होते हुए, ट्रेन्स मतलब सकरे रास्ते होते हैं गाँव के लोकल रास्ते, उनसे भटकते हुए हमें नीचे आना पड़ा। खाने के लिए रास्ते में कुछ भी नहीं था। जो गाँव वाले थे उनसे रिक्वेस्ट करके उबले हुए आलू खाते हुए हम नीचे आए। पूरी टीम टूट चुकी थी बुरी तरह, सबको डिहाइड्रेशन, उल्टी, दस्त हो गया था। हम 5 दिन बाद में लुकला एयरपोर्ट पहुँचे और वहाँ पे मुझे इंडिया की तरफ से एक हेली प्रोवाइड किया गया इंडियन एयरफोर्स का, और उसने मुझे काठमांडू पहुँचाया। काठमांडू में ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज़ की 3 दिन लगे। उसके बाद में फिर से मेरे को सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक हेली प्रोवाइड किया चंडीगढ़ के लिए और मैं कल रात को इंडिया वापस आया। और वहाँ पे लोगों के सिर्फ एक ही आस है कि हाँ इंडिया हमारी हेल्प करेगी, और इंडिया रियल में काठमांडू में अभी हेल्प, नेपाल में अभी हेल्प कर रही है। जो इंडियन आर्मी है उसको मैं बहुत ही दिल से धन्यवाद करता हूँ, जो इतने लोगों को बचा रहे हैं। NDRF की टीम लगी हुई है और जो लोकल NGOs वगैरह के जो बंदे गए हुए हैं वॉलंटियर्स, वो पूरी हेल्प कर रहे हैं, पूरी तरह से हेल्प कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अभी उधर रेस्क्यू की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और लोगों को खाने पीने की जो चीज़ें हैं और कंबल वगैरह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके लिए हम आज से कलेक्शन शुरू करूँगा मैं, हेल्प नेपाल के नाम से, पूरे गुड़गांव में, और उसका हम कल से हम अर्ली इन द मॉर्निंग उसको लॉन्च कर देंगे।
प्रदेश भर के 2622 कंप्यूटर लैब सहायक एक साथ इकट्ठा हुए और करनाल सीएम सिटी के सेक्टर 12 में प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि अपनी मांगों को मनवाने के लिए प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके साथ ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए थे। पुलिस ने लोगों को शांत कराने के लिए सुरक्षा घेरा भी बनाया, जिसके साथ ही सीएम कैंप ऑफिस के बाहर धारा 144 भी लगा दी गई। खाद्य एवं आपूर्ति के विभाग राज्य मंत्री करणदेव कंबोज ने महात्मा गांधी सामुदायिक केंद्र में जिला लोक संपर्क व परिवार समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें उन्होंने लोगों की समस्याएं भी सुनी। लोगों की थी, काफ़ी समस्याओं का समाधान भी हुआ है, कुछ पेंडिंग भी रही है, कुछ की हमने रिपोर्ट भी मंगाई है और कुछ के लिए हमने स्पेशल जो है ना कमेटी भी बनाई है, ताकि जो है ना लोगों की जो समस्या है वो प्राथमिकता के आधार पर उनको पूरा किया जाए और लोगों को न्याय मिले। जो भी संभावनाएं होंगी यहाँ पलवल जिले में, जो भी टूरिज्म के हिसाब से यहाँ कुछ संभावनाएं बनेंगी तो उसको पूरा किया जाएगा। जो भी यहाँ से सुझाव किसी अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा, किसी भी नागरिक के द्वारा दिए जाएंगे, उस पर हम कार्रवाई करके यहाँ उसको। किसानों की किसी को कोई समस्या नहीं है और मैंने कहा भी किसान को अगर किसी को कोई समस्या है, मैंने अपना नंबर भी सबको दे दिया, अगर कोई समस्या होगी वो सीधे मेरे से कॉन्टैक्ट करें और किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। हम 1450 रुपये सरकार ने रेट तय किया है, 1450 रुपये मूल्य पर ही है ना हर किसान की जो है ना गेहूँ खरीदी जाएगी और मुआवजा भी हम किसानों को है ना हमने बांटना शुरू कर दिया। ये भारत के आजादी के बाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि अभी मंडी चल रही है और हमने मुआवजा बांटना शुरू कर दिया। ये पहली बार हुआ। रोडवेज की है ना हालत को बिल्कुल चुस्त दुरुस्त करेंगे और जल्दी नई बसें भी जो है ना रोडवेज के बेड़े में हम शामिल करने जा रहे हैं, जिससे जो है ना अपने यात्रियों को कोई असुविधा ना हो, अपने यात्रियों को अच्छी यात्रा मिले, सुरक्षित यात्रा मिले। इस प्रकार का प्रबंध हरियाणा मंत्री जो भी यहाँ की समस्या होगी रिटर्न में मेरे पास आ जाएगी, मैं उसको एग्जामिन करा लूंगा और एग्जामिन कराने के बाद जो भी संभावना है उसको पूरी करूंगा। पहले यहाँ क्या व्यवस्था रही है उसके बारे में मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन अब ये सारी व्यवस्थाएं जो पिछली सरकार ने खड्डे बनाए हैं वो भी भरेंगे और उनको ठीक भी करेंगे और बढ़िया तरीके से। सिर्फ घोषणाएं की हैं, किसी ने भी है कोई काम नहीं किया, सिर्फ घोषणाओं से काम नहीं होते। हम रचनात्मक काम करेंगे और सारे धरातल
पर आप सब लोगों को देखिए। आपकी सरकार को सिरे चढ़ाएगी? बिल्कुल सिरे चढ़ाएगी। जहाँ भी संभावना होगी, जहाँ भी हमारे पास जो भी प्रस्ताव आए हैं, जो अच्छे लोगों के हित के काम है वो हम पूरे करवाएंगे। अनाज खरीद तो लगभग जो है वो पूरा हो गया। थोड़ी बहुत जो है वो मंडियों में अनाज आ रहा है, तो उसको जितने भी किसानों को अनाज आएगा हम सारा। पलवल जिले में 199 करोड़ रुपए की जो है वो राशि मुआवजे की हमने स्वीकृत की है सरकार ने, और वो 199 करोड़ रुपए की राशि जो है 2 लाख जो एकड़ से भी ज़्यादा यहाँ जो फसल है वो खराब हुई है, जिसकी गिरदावरी की रिपोर्ट हमारे पास आई है, और ये 199 करोड़ रुपए अपने किसानों को बांटे जाए। रेवाड़ी में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि ऐसा कोई भी दिन बीतता नहीं है जब अपराधी वारदात को अंजाम देने से चूकते हो और पुलिस हर बार जांच करने की बात कहकर पल्ला झाड़ लेती है। एक नया मामला सामने आया है। गुगोड़ गांव में बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। देखिए एक रिपोर्ट। ये कल की तो पता नहीं, अगले दिन तो लड़ाई हुई थी 2 दिन पहले, तब मैं आए थे, तब एक डॉक्टर ने धमकी दी मारने की, उसे बियर उधार ना दी, 2 बरस 2 मांगी ना दी उसे उधार। किसका ठेका था ये था श्याम चेयरमैन महेंद्र का। तो कैसे पता लगा कि भाई उसको गोली लगी? कहाँ गोली लगी? छाती पे लगी है यहाँ। गुगोड़ ठेके के ऊपर राजकुमार उर्फ राजू सन ऑफ जगदीश, जातिपाल, निवासी भरतपुर, थाना किसनी, जिला मैनपुरी, सेल्समैन का काम करता था। ये रात को शराब वगैरह का ठेका बंद करके सोया था। कोई रात को असामाजिक तत्वों ने आकर इनको फायर कर दिया। फायर से इनके मौत हो गई। कितनी गोलियां लगी? कहाँ लगी? एक गोली लगी है छाती पर दाहिनी तरफ। कहाँ कब पता लगा पुलिस? हमें सुबह 10 बजे पता लगा, जब ये और कोई शराब लेना है उस टाइम इसका शराब का ठेका बंद हो रहा है। क्या ठेके पे कोई और भी तोड़ फोड़ किसी तरीके? नहीं, और किसी तरह कोई तोड़ फोड़ नहीं है। क्या कोई पहचान हो पाई है किसी लोग? नहीं, अभी से फिलहाल कोई पहचान नहीं हुई है। अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ 302 IPC। इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा।
खबर हरियाणा में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली खबरों की तरफ। रेवाड़ी जिले में ओवरलोडिंग वाहनों का गोरख धंधा लगातार जारी है। दिल्ली जयपुर हाईवे नंबर 8 पर दिन दहाड़े सैकड़ों की संख्या में ओवरलोड वाहन सरपट सड़कों पर दौड़ते नजर आए, लेकिन विभाग आंख बंद कर जमाश बिन बना हुआ है। हाईवे के साथ में लेफ्ट साइड पर खड़े थे, ये कतार बनाकर खड़े थे। सुबह देखा और इनमें जो है पत्थर वगैरह बजरी वगैरह भरे हुए थे। तो उनसे पूछताछ की गई तो कुछ जैसे रोके तो कुछ तो ड्राइवरों ने भागने की कोशिश करी। तो SHO कसोला को इन्फॉर्म किया गया, उनके द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए सराहनीय तौर से काफ़ी ड्राइवरों को राउंड अप किया गया और सबसे उनका बयान भी लिया गया, पूछा गया। सभी डंपर में ऑलमोस्ट ओवरलोड भरा हुआ है, तो उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो कर रही है। सर, देखने में आया अक्सर नेशनल हाईवे पे यहाँ भारी संख्या में जो है ओवरलोड डंपरों का आवागमन जारी है, तो उसके खिलाफ आगे क्या कुछ कदम उठाएगा? पर जो भी हमारे संज्ञान में मामला आएगा, जैसे आज देखने में आए, तो उनके खिलाफ जो आवश्यक कार्रवाई है, चाहे ओवरलोड का मामला है, चाहे डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी का मामला है, चाहे उनका ड्राइविंग लाइसेंस चेक करने का मामला है, कागजात या दस्तावेज पूरे ना होने का मामला हो, जो उसी अनुसार आवश्यक कार्रवाई कर दी जाएगी। कितने डंपर पकड़े गए? करीब 30 के करीब डंपर थे, जिसमें सारा सामान भरा हुआ था और लगभग सभी में ओवरलोड भरा हुआ। माइनिंग डिपार्टमेंट से भी हमने कर्मचारी को बुलाया है, तो उनको कहा है कि वो उसकी रॉयल्टी वगैरह चेक करें कि कोई माइनिंग मिनरल जा रहा है तो उसकी प्रॉपर सरकार को फीस दी गई है कि नहीं दी गई है। तो हमारा अनुमान है कि सरकार को काफ़ी राजस्व का इसमें ओवरलोड की वजह से चूना लगाया जा रहा था, तो उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई कर रही है हम वो कार्रवाई कर रहे हैं। बेमौसमी बरसात से नष्ट हुई किसानों की फसल का दर्द अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हरियाणा सरकार द्वारा किसानों के घाव पर मरहम लगाने के लिए उचित मुआवजे का भी प्रबंध किया है, लेकिन किसानों तक सही से मुआवजे की रकम नहीं मिल पा रही है।
एसडीएम साहब को कल हम मिले थे, तो उन्होंने आज का टाइम दिया था, हमें कहा के मौके पे हम मौका मुआयना करेंगे। तो एसडीएम साहब ने मौका मुआयना करा है। अभी तो उन्होंने ये किया कि हमारी कुछ गाइडलाइन हैं, उन पे हम आंकड़े तैयार कर रहे हैं। अभी हम पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं। हमारे जो एरिया के ददसिया पटवार हल्का के जो किसान हैं वो असमंजस में हैं कि पता नहीं हमें मुआवजा मिलेगा या नहीं, हमारे नुकसान की भरपाई होगी या नहीं। जबकि हमारे गांव के चारों तरफ पलवली, महावतपुर, गोपाणी और भसकौला, मौजाबाद, इनमें वजीरपुर, इनमें लोगों को मुआवजे मिल चुके हैं। सिर्फ पटवार ददसिया पटवार हल्का के 10 गांव ऐसे हैं अब जो छोड़े गए हैं। उससे किसानों में बहुत भारी आक्रोश और मायूसी है। जी, क्या कारण मानते हो जो 10 गांवों को वंचित रह गए हैं, मुआवजा से छोड़ दिया गया है, क्या वजह है इसकी, कहाँ कमी मानते हो आप? पटवारी कमी है, पटवारी का है तो पटवारी ने गिरदावरी 12 तारीख से पहले की दे दी और भारी बारिश हुई है 13 से 18 तक, 20 तक मोटा नुकसान इसमें हुआ। मतलब पटवारी ने गिरदावरी की लेकिन वो समय से पहले की। हाँ जी, बारिश बाद में हुई है। 10 गांवों में किसी भी नंबरदार के पास पटवारी नहीं आया। अब भाई मैं फसल देखने आया हूँ, फसल खराब है, कितनी खराब है, अन्ना ही गिरदावरी भरी। ये तो कितने प्रतिशत आपके गाँव में नुकसान था इस बार? हमारे यहाँ 50 से 30 भी है, 75 भी है, 80 भी है, कहीं 90 भी है। तो पटवारी ने क्या रिपोर्ट दी थी आपके यहाँ से? पटवारी ने रिपोर्ट हमें पता नहीं, अच्छी रिपोर्ट दी होगी, फसल बढ़िया भर के भेज दी नहीं, हमारा भी खराबे में आता। आपको मुआवजा नहीं मिल रहा है? हमारे नहीं। कितने गांव हैं जो आपको ये लगते हैं? 10 गांव के तकरीबन 10 गांव हैं। तो एसडीएम से आपने शिकायत किया, निरीक्षण भी किया है, तो एसडीएम ने क्या आश्वासन दिया किसानों को? साहब ने ये कही है हम जाके कोई मीटिंग करेंगे, कोई तथ्य निकालेंगे, हमारी तरफ हमें तो कह के चलेंगे, ना मालूम क्या करेंगे। पटवारी आए हैं लालपुर महतपुर की तरफ होकर चले गए। महतपुर की तरफ? लालपुर नहीं आए जी। अच्छा, उन्होंने वहाँ से रिपोर्ट ली है, किसी सरपंच ने या नंबरदार ने कहा है खराबाई नहीं है। उसके बाद में आई है बारिश, मतलब आंधी और बारिश दोनों चीज़ आई हैं। आंधी जो है, बारिश आने के बाद में आंधी ने खेत लुटा दिए, नुकसान आधे से भी ज़्यादा हो गया। जो गेहूँ ले जाते हैं मंडी में तो मंडी वाले वापस भेज देते हैं। 4 दिन तक भूखे प्यासे पड़े। तो मुआवजा नहीं मिला है अभी आपको? हमको कुछ नहीं मिला जी। क्या आपका नाम है लिस्ट में? मुआवजा की लिस्ट जो है उसमें नाम है आपके गांव का? आपका किसी गांव में भी नहीं है, 8-10 गांव हैं, किसी में भी कोई नहीं है, कोई लिस्ट में नाम है। जी, आरोप ये है कि मुआवजा नहीं दिया गया जी बरोबर जो देना चाहिए था। उसके लिए उपायुक्त महोदय ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है, एसडीएम फरीदाबाद, डीआरओ फरीदाबाद और तहसीलदार फरीदाबाद। तो वो हम अपना सर्वे या जो भी इंक्वायरी वो कर रहे हैं, जो तथ्यों के आधार पर जो हमें उचित लगेगा हम उपायुक्त महोदय को समझेंगे। जी, आज निरीक्षण किया सर, कैसा लगा है कि क्या ये सही है? इसमें मैं अभी कोई कमेंट नहीं कर सकता। इसमें कई तथ्य हैं जिनका हमें विश्लेषण करना है। फरीदाबाद के एक निजी स्कूल में मार्गदर्शन संस्था कमेटी 2 रोड सेफ्टी द्वारा यूनियन 3rd ग्लोबल रोड सेफ्टी सप्ताह मनाया गया। यह सप्ताह पूरे विश्व के प्रत्येक देश में मनाया गया। बच्चों को जो रोड सेफ्टी के बारे में मार्गदर्शन एनजीओ ने जो बताया, तो बहुत ही अच्छा प्रयास, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। इसमें जो हमारे डीएवी के प्रिंसिपल मिस्टर चौधरी हैं, चाहे डॉक्टर राकेश गुप्ता हैं, और ये इनिशिएटिव के जो जिस संस्था ने लिया उसके पेट्रन जो है अपने आइडियलोग निकल हैं। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। जगह जगह स्कूल में और कॉलेजेस में और हर ज़िले में इस तरीके के कार्यक्रम होने चाहिए और लोगों को अवेयर किया जाना चाहिए। इस तरीके से हमें थोड़ी सी जिम्मेवारियां बरत कर और थोड़ी सी अपने आप को सुनिश्चित करके कि हमें ये नहीं करना, मोबाइल पर बात नहीं करनी, चलते हुए गाड़ी में रेड लाइट जंप नहीं करनी, बहुत सारे लाइफ सेव कर सकते हैं, एक्सीडेंट्स को बचा सकते हैं। ये मार्गदर्शन का बहुत ही अच्छा प्रयास है, मैं इसे बहुत बहुत मुबारक। सर, जैसा कि आपने बताया हरियाणा छोटा सा स्टेट है, इसमें 4,500 लोग हर साल मारे जाते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट से क्या कदम उठाइए? आप बोल रहे थे मैं लेटर लिखूंगा। आज ही इस कार्यक्रम के माध्यम से ये फिगर पता चला मुझे
तो मैं इसका करके मैं अपनी सरकार को इसके बारे में लिखूंगा, सरकार को अवेयर करूंगा कि इस तरीके के कार्यक्रम जो ये मार्गदर्शन चला रहा है, इस तरीके के कार्यक्रम पुलिस की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से चले, लोगों को अवेयर किया जाए और जो भी कानूनी काम है, कानूनी जो है चालान का, वो उन्हें सख्त किया जाए, अपने लाइसेंस बनाने के नॉर्म्स सख्त किए जाएँ और एक उन्हें पारदर्शिता लाई जाए, तो इस काम को रोकने के पूरे प्रयास किए। आप हरदा से विधायक है और लाइसेंस बहुत बड़ा इशू है, आपने बताया कि लाइसेंस के बारे में भी आप बताते हैं कि कुछ करेंगे उसके लिए। हाँ, तो उसके लिए हमने सरकार को भी लिखा, अथॉरिटी में भी कराया, जो नॉर्म्स है, ड्राइविंग टेस्ट जो है वो बहुत ही एकदम पारदर्शिता से क्लियर रूप में लिया जाना चाहिए। लाइसेंस इस तरीके से नहीं बनने चाहिए कि किसी भी उसमें कोई भी अप्रोच या किसी भी उसका वो प्रावधान नहीं होना चाहिए। वैसे ऐसा होता भी नहीं है, लेकिन इन कानूनों को और कड़ा रूप दिया जाना चाहिए। ये जो आज डीएवी स्कूल में प्रोग्राम आयोजित किया गया है रोड सेफ्टी का, ये UN 3rd ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक मनाया जा रहा है दुनिया के हर देश में, और उसकी मेन थीम है सेव किड्स लाइव्स, बच्चों को सड़क पे कैसे बचाया जाए। तो इसी के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें हमने बताया है कि ये समस्या बहुत गंभीर है और सभी लोग जो सड़क पे चल रहे हैं सभी को सुरक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन जो बच्चे हैं, जो हमारे बिल्कुल यंग एसेट्स हैं देश के, उन लोगों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसके बारे में बच्चों को कुछ बातें हम लोगों ने बताई हैं। और हमने उसके साथ ही फरीदाबाद के बाकी स्कूल के प्रिंसिपल्स को भी ईमेल करके उनसे कहा है कि वो भी इसी तरीके का प्रोग्राम अपने स्कूल में ऑर्गेनाइज करें। तो जैसा कि आपने बताया, पूरे भारत में 1,40,000 लोग हर साल मारे जाते हैं, जिसमें से 50% लोग हैं जो 2 व्हीलर पे या पैदल चलते हैं, साइकिल मारे जाते हैं। सर, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये एक अपने आप में फैक्ट है कि जो पूरे देश में हर साल लगभग 1,40,000 लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जा रहे हैं। हरियाणा जो हमारा राज्य है, इसमें लगभग 4,500 लोगों की मौत हो रही है सड़कों पे, और 50% से अधिक लोग वो हैं जो या तो पैदल हैं या 2 व्हीलर्स को चला रहे हैं या साइकिल को चला रहे हैं। तो ये सबसे ज़्यादा वल्नरेबल ग्रुप है और इन्हीं की सेफ्टी के ऊपर पूरा फोकस होना चाहिए। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा विषय है, जिस पे कि पॉलिसी बनाई जाने की ज़रूरत है, एक्शन लेने की ज़रूरत है कि इन लोगों की जो मौत हो रही है, क्योंकि ये मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग से आते हैं, तो इनके लिए तो और बहुत सारी, इनके परिवार में जो रोजी रोटी कमाने वाला व्यक्ति है जो निकला है घर से और उसकी रोड एक्सीडेंट में डेथ हो जाए, तो उस परिवार की क्या स्थिति होती है हम सब लोग जानते ही हैं। तो इनके ऊपर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। रोहडल के गांव डाडका के मिडिल स्कूल में पीने का पानी तक बच्चों को नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण स्कूली बच्चों को परेशानी उठानी पड़ रही है।
सर कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 8वीं में। क्या आपके स्कूल में पानी की कैसी व्यवस्था है? पानी की दिक्कत है, कब से? जब से पानी जब से पानी है स्कूल। तो बेटा आपके स्कूल में पानी की शौचालय की कैसी व्यवस्था है? स्कूल में पानी नहीं है। नहीं? पानी नहीं है? बोतल। तो कहाँ से लाते हो पानी? घर से लाते। घर से लाते हो बोतल भर के। कैसा पानी है स्कूल में? स्कूल में कैसे पानी नहीं है? यहाँ स्कूल में पीने का पानी नहीं है, नहीं मतलब शौचालय है, बच्चों को काफ़ी दिक्कत होती है। और स्कूल के अंदर बच्चों को ये कहना है कि पानी घरों से लाते हैं और काफ़ी परेशानी काफ़ी सालों से बनी हुई है। नहीं, शौचालय की बात कहें तो शौचालय तो वहाँ बहुत हैं, लेकिन वो प्रॉपर वे में फंक्शनिंग नहीं कर रहे, प्रॉपर वे में नहीं, उनका रखरखाव नहीं है। क्यों? यहाँ की ज़्यादातर गांव की जो आबादी है वो मतलब अशिक्षित है, वो नहीं जानते कि भाई किस तरह से उनको वो बताते हैं, पीछे से उनको खोल लेते हैं और अनावश्यक गंदगी फैला जाते हैं, ताले वगैरह का तोड़ देते हैं, लोहे की खिड़कियों को भी वो कई बार छेड़छाड़ करते हैं। इसलिए मजबूरन होकर अध्यापकों को भी उसमें ताला लगाना पड़ रहा है। वैसे शौचालय की संख्या बहुत है। बात रही पानी की, उन्होंने एक समरसीबल लगाया हुआ है और वो समरसीबल फिलहाल खराब पड़ा हुआ था, तो स्थिति संतोषजनक नहीं है। मैंने अध्यापकों को मौके पर उचित दिशा निर्देश दिए हैं, पानी की जल्दी से जल्दी सुविधा कराई जाए और अगर कोई पैसे की जरूरत है तो वो भी आप अपना एस्टिमेट बना करके भेजें ताकि बच्चों को समय पर पानी उपलब्ध कराया जा सके। खबर हरियाणा में फिलहाल इतना ही।